हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 ML अग्रवाल एक्सरसाइज 1.5 सेट्स। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अभी अगर कोई एक सेट है ए, समझ लीजिए मैं वेन डायग्राम से समझा रही हूँ। कोई एक सेट है ए, उसका आपको उसी के साथ यूनियन लेना है। तो आपके पास अगर दो अलग अलग सेट होते, ए और बी अगर आपके पास होते, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ये पूरा, राइट। अगर आपके पास सिर्फ एक ही सेट है ए, तो उसके साथ उसका यूनियन लेने का मतलब क्या है, आपको पूरा ए ही लेना है। तो ऑब्वियसली ए यूनियन ए क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। सो दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है अगर आपके पास दो सेट है तो उन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा दैट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू सेट्स। तो अगर ए और बी है, समझ लीजिए आपके पास ए और बी है, तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है दैट इज़ दिस, तो ये है ए बी का इंटरसेक्शन। पर अगर ए के साथ एक सेट का खुद के साथ ही इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो समझ लीजिए ए का ए के साथ ही आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ रहा है, तो ए के साथ ए का कॉमन पार्ट तो पूरा ए ही होगा ना। सो ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही होना चाहिए, फाई नहीं हो सकता। तो दिस इज़ फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज जाई। जाई है यूनिवर्सल सेट। ऑब्वियसली ये तो मैंने पहले भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ के और जो भी है, अगर ये टोटल यूनिवर्सल सेट है आपके पास, दिस इज़ योर यूनिवर्सल सेट। तो आपके पास अगर ये ए है और ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के जितना भी है दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे, ए और ए जाई को एक साथ लेंगे, तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलने वाला है। ओके, अच्छा, ए इंटरसेक्शन इज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ऑब्वियसली ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 होगा। 5 का मतलब होता है नल सेट, तो दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है अगर ए बी का सबसेट है, दैट मीन ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर होंगे। बी में उससे ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, पर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर होने चाहिए। ओके, सो समझ लीजिए कि ए के अंदर है 1 2 3 4, तो बी के अंदर 1 2 3 4 होने ही चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बी के अंदर 1 2 3 4 छोड़ के और 2-3 एलिमेंट ज़्यादा हो, 5 6 7, या कुछ कम एलिमेंट हो, फ़र्क नहीं पड़ता, पर 1 2 3 4 होने ही चाहिए, क्योंकि ए के अंदर 1 2 3 4 है। तभी हम बोल सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो ऐसा एक कंडीशन है जहाँ पर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और आपको पूछा गया है ए यूनियन बी क्या होगा। तो अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है और ए यूनियन बी पूछा गया है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब वो एलिमेंट्स जो या तो ए के अंदर है और बी के अंदर है, या तो दोनों के अंदर है। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे बी के अंदर है, तो ये एलिमेंट्स और प्लस बी के एलिमेंट्स, तो टोटल बी हो जाएगा ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, सो दैट इज़ ट्रू। ओके, अच्छा, अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी में कॉमन क्या होगा। ए और बी में जो पार्ट कॉमन है वो है ए के अंदर जितना है ये कॉमन हो जाएगा हमेशा। जो भी इनके वैल्यूज़ होना, ये ए के अंदर जितना है वो ए के अंदर भी रहेगा और बी के अंदर भी रहेगा, तो कॉमन पार्ट ए ही हो जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन भी हमेशा ए होना चाहिए। सो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन जाई इज इक्वल टू ए, सॉरी, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू ए, मतलब ए और
फाई मतलब नल सेट के अंदर जो कॉमन है दैट इज़ इक्वल टू ए नहीं, क्योंकि ये हो नहीं सकता, क्योंकि फाई जो है वो नल सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ए और फाई के अंदर जो कॉमन होगा वो फाई होगा, वो ए नहीं होगा। सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेटमेंट। और ए यूनियन फाई के अंदर ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ए और फाई में अगर हम दो सेट देखें ए और अगर हम फाई को देखें, फाई के अंदर कुछ है ही नहीं, तो दोनों को मिलाएंगे तो ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनियन करेंगे तो सिर्फ ए ही मिलेगा। सो दिस इज़ ट्रू। ओके, नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नंबर 2 है fill in the blanks to make each of the following a true statement। तो नंबर 1 आपके पास है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब समझ लीजिए आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, और आपको यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर ए को छोड़ के और कुछ भी नहीं है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ नहीं, नल सेट मतलब फाई हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट शुड बी इज इक्वल टू फाई, राइट। अच्छा, तो आप मुझे बताइए उसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि फाई का कॉम्प्लीमेंट ए होना चाहिए फिर उस लॉजिक में, राइट। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर ए है तो फिर ए इंटरसेक्शन ए क्या होना चाहिए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए का मतलब होता है ए, क्योंकि ए और किसी भी सेट का अगर उसके खुद के साथ ही आप इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन लेंगे, आपको वही सेट वापस में मिलने वाला है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज जाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। जाई का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर आपका सेट ए है। समझ लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट जाई है, उसके अंदर आपका सेट ए है। तो जाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं, नल सेट। तो नल सेट मतलब फाई, तो फाई इंटरसेक्शन ए। अभी अभी हम लोगों ने किया था, अगर आप किसी भी ए सेट का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नल सेट ही वापस मिलेगा, क्योंकि नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं और ए के अंदर सारे एलिमेंट्स है, सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स है, तो कॉमन क्या हो सकता है, सिर्फ नल सेट ही हो सकता है, इसीलिए। ओके, तो नंबर 3 में जाते हैं। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। तो हमें ये शो करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या किया है, एक सेट लिया है, सॉरी एक नहीं 3 सेट लिया है और 3 सेट से एग्जाम्पल से शो किया है कि ये कंडीशन प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो हमने ले लिया है लेट ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 2,3, ऐसा कि आपको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ए इंटरसेक्शन सी भी यही होना चाहिए। तो हमने सी के एलिमेंट्स कैसे लिए, सी के एलिमेंट्स हमने ऐसे लिए कि ये वाला वैल्यू आना चाहिए, तो 2 रहना चाहिए और बी और सी सेम नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। तो बाकी सारे एलिमेंट्स अलग ले लिए, 0 और 4 ले लिए। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी जो है वो सेम हो गया और ए इंटरसेक्शन बी के साथ, पर बी और सी सेम नहीं है। ऐसे आप हज़ारों एग्जाम्पल्स बना सकती है जैसे हमने बनाया है। तो उस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आप बना लीजिए और ये फिर आप इजीली शो कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है किसी भी एग्जाम्पल के लिए। ओके, नंबर 4 में जाते हैं। नंबर 4 है फाइंड सेट्स A, B and C such that A intersection B, A intersection C and B intersection C are non-empty and A intersection B intersection C is equal to 5। मतलब आपको 3 ऐसे सेट ढूंढने हैं जिनके बीच में जो कॉमन वैल्यू है, इंटरसेक्शन है, वो एम्प्टी नहीं होंगे, उनमें बीच में कोई कॉमन वैल्यू हो सकता है पर उन तीनों का एक साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, दैट विल बी अ नल सेट, ठीक है ना। तो ये सेट्स आप फिर कैसे बनाएंगे, ये ट्रिकी काम है। तो देखिए हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में पहले आप ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी ले लीजिए,
पर आप ऐसे लीजिए कि तीनों जो वैल्यूज़ होंगे ना वो अलग अलग होने चाहिए। अगर आप एक नंबर से कर रहे हैं तो इजीली हो सकता है, आप 2 नंबर भी ले सकते हैं। आप जो भी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी लेंगे वो उनमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 0, 2 और 3 लिया है, ठीक है, ये ले लिया। अभी तो फिर अगर ये तीनों अलग अलग हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 होगा। अब इस हिसाब से आप इसे डिज़ाइन कीजिए। आप अगर डिज़ाइन करेंगे इसको तो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 0 कॉमन है, राइट। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 0, तो ए में भी 0 होना चाहिए, बी में भी 0 होना चाहिए। तो हमने ए में भी 0 रखा, बी में भी 0 रखा और बाकी 2 अलग अलग वैल्यूज़ कर दिए। यहाँ पर 1 2 कर दिया, यहाँ पर 3 4 कर दिया। अब ए और सी में कॉमन वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 रहना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर 2 हमने रखा और यहाँ पर भी 2 रखा। अब बाकी 2 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू 3 होगा, क्योंकि बी और सी में 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 रखा, यहाँ पर भी 3 रखा हुआ है। अभी बाकी 4 और 5 ऐसे ही बस चूज़ करके बिठा दिया है, क्योंकि वो कॉमन नहीं है। तो उस लॉजिक में देखिए इन तीनों में से कोई भी वैल्यू तीनों में ही है ऐसा नहीं है, कि वो आपका वहीं पर बन जाएगा। जब आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी तीनों अलग लेंगे ना, तभी वो लॉजिक से आ जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपने जो जो इंटरसेक्शन के वैल्यू लिए हैं वो यहाँ पर आ जाने चाहिए। पहले सेट्स को मत क्रिएट कीजिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि समझ के करना पड़ेगा। आप पहले इंटरसेक्शन के वैल्यूज़ ले लीजिए, उसके बाद सेट्स को क्रिएट कीजिए, वो ज़्यादा ईजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ लेट ए बी एंड सी बी एनी सेट्स बाई ड्राइंग वेन डायग्राम वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें वेन डायग्राम से इसे प्रूव करना है। तो पहले पार्ट को करते हैं, चलिए वेरीफाई करना है बेसिकली। तो बी यूनियन सी ड्रॉ करते हैं। ए बी सी हमने 3 सेट ड्रॉ कर लिया। बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा, पूरा बी और सी दोनों मिला के, तो इसे हमने शेड कर लिया है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चाहिए, तो बी यूनियन सी के अंदर ऐसा कौन सा वाला पार्ट है जो ए के अंदर भी आ रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, राइट। तो ए के अंदर भी है, वो है दिस, ये वाला पार्ट, ये जो वाला पार्ट है। तो ओनली दिस पार्ट विल बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओके। उसी तरीके से अभी हमें ये पार्ट ढूंढना है। ये मिल चुका है, ये लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है, हमें राइट हैंड साइड चाहिए। तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में जो कॉमन है दैट इज़ दिस पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी ढूंढ लिया। अब चाहिए ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, ए और सी के अंदर जो कॉमन है दैट इज़ दिस पार्ट, ढूंढ लिया। अब चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को मिलाएंगे तो ये टोटल एक साथ, तो देखिए ये और ये सेम है, सो इट इज़ वेरीफाइड, ओके। तो मतलब ये जो बोला था वो वेरीफाई हमने कर दिया वेन डायग्राम से। आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो 4 कंडीशन दे दिए गए हैं, वो एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है ऐसा बोल दिया गया है, प्रूफ करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 1 के साथ 2 को इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद 1 के साथ 3 को, उसके बाद 1 के साथ 4 को। तो फिर हम बोल सकते हैं कि चारों ही एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है। तो चलिए सबसे पहले 1 और 2 को इक्विवेलेंट प्रूफ कर लेते हैं। तो 1 और 2 को इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लेट कर लेंगे कि 1 जो है वो सही बोल दिया है, लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ओके। वो लेट करके हम बी 2 को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ले लिया है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और हमें चाहिए a माइनस बी। अब a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जिसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे जहाँ पर x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि a माइनस बी, राइट, यही तो मतलब होता है ना a माइनस बी का, कि ऐसे सारे एलिमेंट्स होंगे जो a के अंदर तो होंगे पर b के अंदर नहीं होंगे। पर अब देखिए सिंस a इज़ अ सबसेट ऑफ b, अभी a तो सबसेट है b का, ये तो पहले ही बोल दिया है, उसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर देयर इज़ नो एलिमेंट इन a which does not belong to b। तो ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो a के अंदर है पर b के अंदर नहीं। तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि a माइनस बी जो होगा दैट विल बी इज इक्वल टू 5।
ठीक है। अब देखिए हमने ए इज अ सबसेट ऑफ बी लेट करके a माइनस बी इज इक्वल टू 5 प्रूफ कर दिया, पर यहीं पर हम ख़त्म नहीं कर सकते कि 1 और 2 इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमें जो कन्वर्स ये जो उल्टा भी होता है ये भी प्रूफ करना है, तो कन्वर्सली हमें वो भी दिखाना पड़ेगा। तो कन्वर्सली हम बोल सकते हैं कि अगर हम अभी इसको करेंगे कि ये सही है तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये भी सही होगा, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा। तो लेट a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। देन एवरी एलिमेंट a बिलोंग्स टू b, अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है मतलब क्या होता है, एवरी एलिमेंट a बिलोंग्स टू b, क्योंकि a माइनस बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो a के अंदर तो है पर b के अंदर नहीं है। तो अगर a के अंदर है पर b के अंदर नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स कोई भी एक भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि a के जितने भी एलिमेंट्स है वो b के अंदर है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 5 से। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ a इज अ सबसेट ऑफ b, देयरफॉर 1 और 2 आर इक्विवेलेंट, इजीली बोल सकते हैं, राइट। ओके, तो अब हम पार्ट 1 और पार्ट 3 को इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे। तो पार्ट 1 था a इज अ सबसेट ऑफ b, और पार्ट 3 है, देख लीजिए, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, ठीक है। तो पार्ट 1 को हम लेट कर लेंगे कि वो सही है, वो लेट करके हम a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अगर a इज़ अ सबसेट ऑफ b, a इज़ अ सबसेट ऑफ b का स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट्स a के अंदर हैं वो b के अंदर होंगे ही, राइट। अच्छा, सो हम बोल सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, क्योंकि जितने भी x a के अंदर एलिमेंट्स x हैं वो सारे a के अंदर अगर होंगे तो वो b के अंदर भी होने पड़ेंगे, क्योंकि a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ओके, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि x जितने भी एलिमेंट्स a के अंदर है दैट विल बी बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि अगर a के अंदर भी है और b के अंदर भी है मतलब a इंटरसेक्शन b के अंदर होने चाहिए, राइट। तो अगर a इंटरसेक्शन b के अंदर ऐसे सारे एलिमेंट्स हैं जो a के अंदर है, क्योंकि x है a का कोई भी एलिमेंट, अब सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो a इंटरसेक्शन b के अंदर है, तो क्या हो जाएगा कि a इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट्स a के सारे एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b के अंदर हैं, तो ऐसा ही मतलब हो गया ना कि सारे एलिमेंट्स यहाँ से होने का मतलब क्या है कि a इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि अभी अभी हमने यही लॉजिक लगाया था कि a अगर b का सबसेट है तो a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर होने चाहिए। तो अगर a इंटरसेक्शन b के अंदर a के सारे एलिमेंट्स है तो इसका मतलब यही होना चाहिए कि a इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b ऑल्सो। ओके, तो यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया, पर हमें प्रूफ करना है कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, a इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b प्रूफ किया है। अभी अगर हम उल्टा प्रूफ कर पाए कि a इंटरसेक्शन b इज़ अ सबसेट ऑफ a, तो इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के सबसेट है मतलब इक्वल है। अब ये जो उल्टा वाला है ये प्रूफ करने की ज़रूरत है क्या, अगर आप दो सेट लेंगे तो दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन हमेशा उन दोनों सेट का सबसेट ही होना चाहिए। अगर आपके पास दो सेट है a और b, कोई भी दो सेट है a और b, तो a और b का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा वो हमेशा a का और b का अलग से सबसेट होना चाहिए। a इंटरसेक्शन b ऑलवेज शुड बी सबसेट ऑफ a एंड a इंटरसेक्शन b ऑलवेज शुड बी सबसेट ऑफ b, क्योंकि a इंटरसेक्शन b के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a के अंदर भी होंगे और b के अंदर भी होंगे, और सबसेट होने का मतलब वही तो होता है ना। तो ये तो ऑलरेडी, ये तो हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो पता ही है। तो अगर ये भी है और ये भी है तो दोनों एक साथ होने का मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू a। तो हमने 1 को लेट करके 3 को प्रूफ कर दिया, अब हम 3 को लेट करके 1 को प्रूफ करेंगे। तो कन्वर्सली हम लिखेंगे कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। अब a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a होने के साथ साथ a इंटरसेक्शन b इज़ अ सबसेट ऑफ b। मैंने अभी समझाया ना कि अगर अगर इंटरसेक्शन है दो सेट के तो वो हमेशा उन दोनों सेट के साथ इंडिविजुअली सबसेट में होगा। तो a इंटरसेक्शन b इज़ अ सबसेट ऑफ b। अब a इंटरसेक्शन b की जगह हम a लिख दे सकते हैं, तो a इज़ अ सबसेट ऑफ b प्रूव हो गया। 1 और 3 इक्विवेलेंट है। ओके, अब हम 4 के साथ 1 और 4 इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे, तो हम चारों को इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो नंबर 4 था a यूनियन b इज इक्वल टू b।
तो हमने पहले लिया है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B लेट कर लिया है, उससे हम क्या प्रूव करेंगे कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अगर A यूनियन B इज इक्वल टू B है और हमें क्या पता है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, ये भी हम नॉर्मली बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि अगर आपके पास दो सेट है, समझ लीजिए A और B, ठीक है, अभी अभी हमने सीखा है कि अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन इन दोनों सेट के साथ इंडिविजुअली सबसेट होगा। मतलब इंटरसेक्शन जो होगा A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B इज़ अ सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज़ अ सबसेट ऑफ B, ये सीखा। अब यूनियन का क्या है? अगर हम A यूनियन B लेंगे तो A यूनियन B हम बोल सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B और B इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। सॉरी, सबसेट का साइन देना था ना ये। सो सबसेट ऑफ A यूनियन B और B इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि A यूनियन B का मतलब ही ये है कि B के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए, A के भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B होना चाहिए। सबसेट का मतलब होता है कि आप उसके सबसेट बोल सकते हैं कि जिसके अंदर A के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो A यूनियन B के अंदर A के सारे एलिमेंट्स हैं, A यूनियन B के अंदर B के भी सारे एलिमेंट्स हैं, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B और B इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब देखिए A इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B की जगह B को रिप्लेस कर दीजिए तो आ गया A इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया। अब हम कन्वर्स प्रूव करेंगे कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B से हम प्रूव करेंगे A यूनियन B इज़ इक्वल टू B। ठीक है, चलिए, अगर A इज़ अ सबसेट ऑफ B तो हम बोल सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A यूनियन B, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ये तो नॉर्मल है कि जितने भी एलिमेंट्स A यूनियन B के अंदर हैं वो या तो A के अंदर होंगे या तो B के अंदर होंगे, राइट। तो अगर वो A के अंदर होंगे या तो B के अंदर होंगे, उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? वो B के अंदर ही होंगे। मतलब A के अंदर जितने भी है वो तो B के अंदर होंगे ही ना, क्योंकि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। सो बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू B, और हम इसे बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू B। मतलब A यूनियन B का जनरलाइज मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट्स या तो A के अंदर हैं या तो B के अंदर हैं। पर अगर A इज़ अ सबसेट ऑफ B तो बोल सकते हैं सारे एलिमेंट्स B के अंदर ही है, क्योंकि A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B के अंदर भी है। सो x बिलोंग्स टू B, जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो A यूनियन B के अंदर है वो सारे B के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स A यूनियन B के अंदर हैं वो B के अंदर है। सो A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B। और उल्टा तो हमें ऑलरेडी पता है कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B नॉर्मली होना चाहिए, वो कोई कंडीशन हो चाहे ना हो। तो अगर दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं तो दिस शुड बी इक्वल। तो ये 1 2 3 4 इक्विवेलेंट प्रूव हो चुका है। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions, or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.